हेलो एवरीवन। सुप्रभात, नमस्कार आप लोगों का। आज आप इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको छंद, जो सेमेस्टर 1 से लेकर आप बात करें तो 4 साल का जो कोर्स है इस सभी में लाभदायक होगा। और इसके अलावे जितने भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एमडीसी के हों, एमजेसी के हों या फिर अन्य फैकल्टी के हों, सब के लिए हमारे लिए ये लाभदायक होगा। जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को देंगे जिसमें ये अच्छे तरह से वो अपनी अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं ज्योति कुमारी, एलएनटी कॉलेज, बिहार यूनिवर्सिटी, हिंदी विभाग। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष छंद पढ़ाने जा रही हूँ। छंद को आप देख सकते हैं, कोई कई छंद का तो अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना, और अपने किसी भी मात्राओं को, मात्रा, अक्षरों की संख्या, वर्ण, जिसमें यति, गति और ठहराव की पद रचना छंद शास्त्र के अनुसार है, जिसमें विशिष्ट नियम हैं। ये नियम हैं जो कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर हमें ले देना है, कहाँ प्रवाह की ओर जो बढ़ना है, इसी की जानकारी छंद शास्त्र में दी जाती है और इसी को छंद कहा जाता है। छंद को काव्य शास्त्र में कई जगह हमारे आचार्य ने इसे छंद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, जिसे आज हम जानेंगे। छंद शब्द चद और छद धातु से बना है और संस्कृत में इसको छिदि धातु से माना जाता है, छंद शब्द आया है। और इसके बाद अब हम जानेंगे कि छंद के अंग कौन कौन से हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में भी हम आगे जानेंगे। छंद में विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि छंद मात्रिक है या वार्णिक है। दूसरी बात यह भी देखा जाता है कि कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है, कौन वार्णिक छंद है और कौन मात्रिक छंद है। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें चौपाई और दोहा छंद हैं। तो हम आगे ये भी देखेंगे कि छंद में छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो अंग हैं पाद, मात्रा, वर्ण, संख्या, क्रम, लघु, यति, गति, गण, तुक। तुकबंदी जिसमें रहते हैं उसको मुक्तक छंद कहा जाता है। आगे जानेंगे कि छंद के कितने प्रकार हैं और किसको मुक्तक छंद कहा जाता है। फिर पाद या चरण, चरण में जब हम देखते हैं जैसे कि चौपाई है, चौपाई का अर्थ होता है चारों पाई बराबर, यानी कि 16-16 की मात्राएं होती हैं, तो उसे पाद भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है पाद या चरण। तो पाद को ही चरण कहते हैं। यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं, छंद शास्त्र में पाद का अर्थ चरण कहलाता है। छंद शास्त्र की चर्चा पहली बार ऋग्वेद में हम लोगों ने जाना था और उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य किए। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। इसमें बताया गया है कि छंद के कितने भेद हैं और छंद को कितने रूपों में हम लोग जानते हैं। प्रत्येक चरण या पाद में वर्णों या 4 से अधिक चरण हो सकते हैं। ये हम लोग देखते हैं कि जितने भी चरण होते हैं उसमें कहा गया कि 4 या उससे अधिक चरण भी हो सकते हैं। जैसे 4 चरण चौपाई में हमने जाना कि मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं चौपाई में और चारों पाई बराबर होते हैं। लेकिन दोहा में ठीक 13 और 11 की मात्राएं होती हैं, तो वहाँ 2 चरण है।
हरि गीतका को लेते हैं तो वहाँ जो है 6 हो जाता है। तो इसी तरह प्रायः 4 ही होते हैं जो चौपाई में हम लोग जानते हैं। फिर एक को सम और दूसरे को विषम कहते हैं। कोई अर्धसम छंद है और कोई सम मात्रिक छंद है। तो अर्धसम और सम मात्रिक छंद, इसीलिए किसी को सम भी कहा गया और किसी को विषम कहा गया, और इसी को कहा जाता है सम और विषम चरण कहते हैं। आगे हम देखेंगे मात्रा और वर्ण। मात्रा और वर्ण अब हम ये जानते हैं कि यह 2 प्रकार का होता है, और इसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ ह्रस्व और दीर्घ। हम लोग वर्णमाला पढ़े हैं। वर्णमाला में ह्रस्व और दीर्घ, तो ह्रस्व किसे कहा जाता है और दीर्घ किसे कहा जाता है, इस बात को जानेंगे। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर में जानते हैं अ, हर्षई। ये ह्रस्व वर्णमाला के अनुसार जिसको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व कहलाता है, और जिसको बोलने में अधिक समय लगता है वो दीर्घ कहलाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे स्वर के साथ व्यंजनों का समावेश होता है। वहाँ क्या होता है, जैसे अगर हम मान लेते हैं स्वास्थ्य शब्द है और यहाँ अस्थ है, अस्थ को यहाँ स्व थ यो, इन बातों से अगर हम जानते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ स्व भी जो है यहाँ वो आधा है। तो ये तीनों जो अगर आधे हैं तो इसके साथ अ का मात्रा जुड़ा हुआ है। अगर अ जुड़ा हुआ है तो अ अकेला है। तो इसी प्रकार यहाँ जो है 3 व्यंजन होने के कारण भी यह एक ही शब्द, ये एक ही वर्ण मानी जाएगी, ये शब्द नहीं वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ ये शब्द वर्ण के रूप में आ जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से अस्थ सब आधा आधा निकला है ये स्वर। इसी प्रकार अगर हम कमल को मानते हैं तो यहाँ पूरा है क, क्योंकि क जोड़ अ बराबर क हो रहा है। तो इसी प्रकार मोह में तो ये 3 हो गए, 3 मात्राएं हैं इसमें, 3 मात्रा मिलकर यह एक शब्द बना है। तो इसको भी हम कमल को जानेंगे। व्यंजन मिश्रित ये आएगा। अब हम जानेंगे लघु और गुरु क्या है। जो ह्रस्व में जाना था, यहाँ ह्रस्व हो जाएगा लघु और दीर्घ हो जाएगा गुरु। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ओ है, हर्षई है, ये हर्षऊ है। तो ये जो हमारा बना है ये चंद्र बिंदु, और ये जो हमारा लघु है वो ह्रस्व से आया है, क्योंकि इसके उच्चारण करने में हमें दीर्घ से आधे समय लगते हैं। आधे समय लगने के कारण इसको ह्रस्व कहा गया, जो यहाँ लघु आया। और यहाँ गुरु आ जाएगा हमारा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री, और ए, आई, ओ। ए को हम ए की मात्रा से संबोधित कर सकते हैं, और आई को आई की मात्रा से, ओ, औ और अनुस्वार को भी जो है माना जाता है लघु। यहाँ हम इसके चंद्र बिंदु को गुरु नहीं मानेंगे। अब हम ऐसे जानते हैं, जैसे ऐसा शब्द बना ओला, आप इसमें दूसरा शब्द को भी जोड़ सकते हैं। तो इसको इंडिकेट करते हैं, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ 2 मात्रा है, ए प्लस एकार, तो आई हो गया ऐसा, और स्व हो गया हमारे पास, स्व के साथ आ की मात्रा लगी है तो ऐसा, इसीलिए यहाँ गुरु हो गया। अब हम आते हैं विसर्ग युक्त में। तो स्वतः यहाँ बना है, अनुस्वार को हम जो है इस रूप में विसर्ग युक्त को भी गुरु के रूप में मान लेंगे। अब हम आते हैं यति गति तुक पर। तो यति का अर्थ होता है
विश्राम। और गति का अर्थ होता है लय, प्रवाह, गति, विश्राम या ठहराव। जब हम किसी भी पंक्ति को पढ़ते हैं और वहाँ पर जब हम कोमा देखते हैं तो वो अर्थ विराम थोड़ा सा रुकना होता है, जिसको यति कहा जाता है। गति जब हम किसी को धारा प्रवाह करते हैं, जैसे हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो यहाँ पर जब हम एक हिमगिरी के उतुंग शिखर पर आके थोड़ा सा रुकते हैं और उससे पहले हम गति के रूप में चलते हैं, तो वो गति हो गया तुकबंदी। मुक्तक छंद में जब हम आएंगे तब हम जो है तुक का प्रयोग देखते हैं। 1916 में जब निराला की कविता जूही की कली स्टार्ट हुआ, तब जाकर के मुक्तक छंद का प्रयोग होने लगा हिंदी व्याकरण में, और तभी से हम लोग मुक्तक छंद को जानने लगे हैं। अब हम ये जानेंगे छंद को ही प्राण तत्व कहा जाता है। छंद में किसको, यहाँ तुक को जो है छंद का प्राण तत्व माना जाता है, तुकबंदी को। अब हम छंद के भेद जानेंगे। तो छंद के 4 भेद हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और वार्णिक वृत्त और मुक्त छंद। कॉमन रूप से हम 3 रूप में जानेंगे इसको, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। वार्णिक वृत्त कहीं कहीं आपको मिल सकते हैं, कहीं नहीं भी मिल सकते हैं। अब हम आते हैं छंद के सूत्र पर कि किस प्रकार से हम छंद को छंद के रूप में जानेंगे। तो यमाता राज भान सलगा ये 8 है। तो यो से गण, छंद में गण होते हैं, तो यो से हो गया यगन, मो से हो गया मगन, तो से हो गया तगन, रो से हो गया रगन, जो से हो गया जगन, भो से हो गया भगन, नो से हो गया नगन, सो से हो गया सगन। तो ये 8 है और 8 पर ये बना है यमाता राज भान सलगा। अब हम ये देखेंगे कि यगन को किस प्रकार से हम जानते हैं। तो यगन में अगर यगन शुभ होता है, यगन शुभ होता है और ये अशुभ होता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर जितने भी कवि हैं उसमें जयशंकर प्रसाद ऐसे कवि हैं जिन्होंने अशुभ की संख्या से ही माना और उन्होंने हो वर्ण से ही लिया, अशुभ माना गया फिर भी, क्योंकि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बाकी कवियों ने हो वर्ण से शुरू नहीं किया। तो यहाँ हम देखते हैं बहाना। बहाना को यहाँ हमारा एक ही वर्ण है जो ह्रस्व है, यानी कि लघु, इसीलिए यहाँ इसको हम एक लिखते हैं, यानी इसको इससे चिन्हित करते हैं और यहाँ इसको हम इससे चिन्हित करते हैं। तो यहाँ आ गया ये गण, यगन कहलाया। इसी तरह यहाँ 2 मात्राएं हैं, इसीलिए 2 मात्रा से इसको इंडिकेट किए हैं। लाचार शब्द में 2 और 1 है, तो इसको इससे करेंगे। नीरज में भी 2 और 1 है। फिर प्रभात है, नीरद है, कलम है। आप इसे दूसरे शब्दों में ही ले सकते हैं। नीरद के जगह कुछ और भी, जैसे कि दिखी, दिखी अगर देते हैं तो 2 से प्लस दीर्घिकार, तो यह जो है 2 बन गए, 2 के साथ और 2 के साथ ओ भी जुड़ा है। तो इस प्रकार यह जो है दीर्घ की दीर्घ के सूचक हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ण हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 होने के जो है यहाँ 1 2 3 4, तो 4 वर्ण यहाँ हमको दिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ तगन, इसी को कहा गया यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। इसी का सूत्र बना यमाता राज भान सलगा। अब हम आते हैं वार्णिक छंद पर। तो वार्णिक छंद वर्ण की गणना पर आधारित छंद को हम वार्णिक छंद कहते हैं। इसमें वृत्तों की तरह लघु का क्रम, लघु और गुरु आपने थोड़ी देर पहले जाना किसे कहता है और इसका क्रम भी आपने देख ही लिया, तो निश्चित नहीं होता।
और केवल वर्ण की संख्या निर्धारित रहती है। वर्ण की संख्या का अर्थ कलम से है। अगर हम कलम या कमल को देखते हैं या अन्य कोई भी सलजम ही ले लेते हैं तो वहाँ 4 वर्ण हमें दिख रहे हैं जो चारों व्यंजन हैं। तो इसी तरह फिर यहाँ आते हैं, इसमें कवित और धनाक्षरी जो होता है वह वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है, जिसमें वृत्त की भांति उसमें जो है वर्णों को सांचा गया है या सींचा गया। तो इसमें हम आएंगे, इसको देखेंगे कि वार्णिक छंद कहा जाता है तो इसको कैसे हम लेंगे। किसको पुकारे यहाँ रोकर अन्न अरण्य बीच। अब 16 की यहाँ जो है वर्ण है वो कैसे होगा। तो एक हो गया यहाँ, ये भी एक हो गया क्योंकि हर्षिकार की मात्रा हमारा हरस्व में आएगा। और यहाँ 2 है, फिर इसको जो है सो हम ऐसे, ये हर्षुकार हरस्व होता है और यहाँ दीर्घिकार है, इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ ये हो जाएगा। फिर 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, ये 2 आधे आधे हैं और यहाँ भी 1 हो गया। तो इसी तरह हम इसको आगे इसी तरह सजा लेंगे और इसी को यमाता राज भान सलगा के सूत्र के अनुसार ये बाकी मात्राओं को गिनकर हम रख सकते हैं। अब हम आते हैं मात्रिक छंद पर थोड़ा सा। मात्रिक छंद में अभी आप लोगों ने देखा कि जो है 16-16 की मात्रा होती है, चौपाई जिसको कहा जाता है। लास्ट में तगन और जगन होता है। तो इसके बाद इसी में है रोला, हरि गीत का और कुछ अर्धसम भी मात्रिक छंद हैं। तो मैं अगले वीडियो में फिर लेकर आऊँगी जिसमें आपको मात्रिक छंद और अर्धसम मात्रिक छंद की चर्चा करेंगे। ऐसे दोहा का उल्टा रोला होता है, ये हमेशा याद रखें। दोहा में 13-11 की मात्रा होती है और दोहा का उल्टा सोरठा होता है और उसमें 11-13 की मात्राएं होती है।